हवेली के शांत बरामदे में रेयांश नौकरों की तनख्वाह बांट रहा था। तभी एक कांपती हुई आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। साहब, कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे। ये आवाज कांपती हुई और दबी दबी सी थी, मगर हवेली के बरामदे में फैली हुई खामोशी में किसी धमाके की तरह गूंजी। रेयांश, जो मुंशी के साथ रजिस्टर खोले बैठा नौकरों की सैलरी बांट रहा था, चौंक कर सर उठाने पर मजबूर हो गया। सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, जिसने गंदी चादर में खुद को पूरी तरह लपेट रखा था। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज की घबराहट उसकी लाचारी का पता दे रही थी। रेयांश ने सवालिया नजरों से मुंशी की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि ये कौन है। मुंशी कुछ कहने ही वाला था कि बरामदे के दूसरी छोर से एक कड़कदार और क्रोध भरी आवाज आई। अरे, ये तो कल ही काम पर आई है और आते ही भीख मांगना शुरू कर दिया। ये माँ थी, जो तेजी से वहां चली आ रही थी। उनके चेहरे पर नापसंदगी और नफरत के भाव साफ झलक रहे थे। वो सीधी उस लड़की के पास पहुंची और उसे घृणा से देखा। रेयांश ने गंभीरता से कहा, माँ, पहले इसे बोलने तो दें कि क्या मामला है। आप बिना वजह गुस्सा कर रही हैं। लड़की ने एक बार फिर हिम्मत जमा की। साहब, बहुत मजबूरी है। घर में खाने को कुछ नहीं है और मेरी शारीरिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कठिन मेहनत कर सकूं। यदि कुछ पैसे एडवांस के तौर पर मिल जाएं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। रेयांश ने गौर किया कि लड़की के पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और चादर के किनारों से दिखाई देते उसके हाथ कठिन परिश्रम के आदी लग रहे थे। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने जेब से पर्स निकाला। इससे पहले कि वो कुछ कहता या पैसे देता, माँ ने आगे बढ़कर रेयांश के हाथ से कुछ 2000 रुपए के नोट झपट लिए। रहने दो रेयांश बेटा, इन जैसी औरतों का पेट कभी नहीं भरता। ये तो आते ही लूटने के लिए हैं। माँ ने ये नोट रेयांश के सिर से वारते हुए अत्यंत अपमानजनक अंदाज में आयुषी की तरफ फेंक दिए। नोट हवा में लहराते हुए उसके पैरों में जा गिरे। ले उठा और चली जा यहाँ से। दान समझकर दे रही हूँ, वरना तेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। आयुषी का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर रो पड़े, लेकिन पेट की भूख और मजबूरी ने उसके स्वाभिमान का गला घोंट दिया था। वो रोते हुए नीचे झुकी और कांपते हाथों से उन बिखरे हुए नोटों को इकट्ठा करने लगी। उसकी आंखों से टपकने वाले आंसू मिट्टी में गिरकर समा रहे थे। जैसे ही वो नोट उठाने के लिए आगे बढ़ी, उसकी कलाई से वो गंदी चादर थोड़ी सी खिसक गई। रियाज की नजर अचानक उसकी कलाई पर पड़ी। वहां सोने का एक कंगन चमक रहा था, एक बहुत ही खास डिजाइन का कंगन। रियाज के दिमाग में बिजली जैसा धमाका हुआ। उसके होश उड़ गए। ये कंगन तो वही था जो उसने बहुत पहले देखा था। वो अपनी जगह से उछलकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। कौन है ये औरत? रेयांश की आवाज में इतना पागलपन और आश्चर्य था कि मुंशी और पास खड़े बाकी नौकर भी घबराकर खड़े हो गए। सम्मान में सबके सिर झुक गए। रेयांश की नजरें अब भी उस लड़की की कलाई पर जमी थीं, जिसे वो जल्दी से चादर में छुपा चुकी थी। माँ ने रेयांश की इस अजीब हालत को अनदेखा करते हुए नफरत से उस लड़की की तरफ इशारा किया। अभागी औरत है, दूसरे गांव से आई है। सुना है इसने घर वालों से छुपकर शादी की थी और अब गर्भवती होते ही उस लड़के ने इसे छोड़ दिया है। अब ये अपने इस पाप की गठरी को उठाए हमारी हवेली में काम मांगने आ गई है। मैंने तो केवल दया खाकर इसे बर्तन धोने के लिए रख लिया था, वरना ऐसी औरतें तो हवेली के दरवाजे पर खड़े होने के लायक भी नहीं होती। रेयांश की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई थीं। वो स्थिर होकर खड़ा उसे देख रहा था। आयुषी ने नोटों को अपनी मुट्ठी में दबा लिया और बिना कोई उत्तर दिए वहां से रोते हुए भाग निकली। वो अब वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। रेयांश बेदम होकर अपनी कुर्सी पर गिर सा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मुंशी ने परेशानी से पूछा, सर, क्या आपकी तबीयत ठीक है? पानी मंगवाऊं? रेयांश ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। नहीं, तुम लोग जाओ और अपना काम करो। वो उठकर तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो कंगन कोई साधारण गहना नहीं था, बल्कि उसके अतीत का एक ऐसा भयानक प्रतीक था जिसे वो पूरी तरह भुला देना चाहता था। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठकर अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले जब वो दिल्ली से लौट रहा था, तब बस स्टॉप पर उसकी गाड़ी रुकी थी।
वो गाड़ी में बैठने ही वाला था कि सड़क किनारे लोगों की भीड़ दिखाई दी। वहां एक लड़की खड़ी रोते हुए हर एक से मदद की भीख मांग रही थी। रेयांश को उस समय बहुत चिढ़ हुई थी। उसने बहुत ही सरसरी नजर से उस लड़की को देखा था और ना चाहते हुए भी ड्राइवर के हाथ कुछ पैसे भिजवाकर उसकी मदद कर दी थी। उसे क्या पता था कि वो भीख मांगने वाली लड़की और आज हवेली में अपमानित होने वाली लड़की एक ही है। लेकिन वो कंगन उसके पास कैसे हो सकता है? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शाम हो चुकी थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर तरफ रोशनी का सैलाब था। रंगीन लाइटों और फूलों की सजावट से हवेली की सुंदरता और भी निखर कर सामने आ रही थी। रेयांश के दिल्ली से मास्टर्स की डिग्री पूरी करके वापस आने और फिर उसकी सगाई की खुशी में जश्न का माहौल था। माँ भी नौकरों के सिर पर सवार थी। खबरदार, जो किसी इंतजाम में कोई कमी रह गई। आज रात गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं। मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। रेयांश अपने कमरे की खिड़की से बाहर हॉल में हो रही हलचल को देख रहा था, मगर उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। उसके कानों में अभी भी माँ के वो शब्द गूंज रहे थे, पाप की गठरी। रात हो गई थी और रेयांश बिस्तर पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। जैसे ही उसकी आंख लगती, वो चौंक कर उठ बैठता। सपने में भी उसे वही मंजर दिखाई देता। एक लड़की रो रही है और उसकी कलाई में वही सोने का कंगन चमक रहा है। वो चीख कर कुछ कहना चाहती है, मगर आवाज नहीं निकलती। रियांश हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी सांस फूल रही थी। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में पी लिया। मैं उस लड़की के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। मैंने उसकी मदद कर तो दी थी। अब अगर वो हवेली में नौकरानी है तो मेरा उससे क्या लेना देना। वो स्वयं को तसल्ली देने लगा, मगर दिल के किसी कोने में एक चुभन थी जो उसे बेचैन किए हुए थी। वो सारी रात करवटें बदलता रहा। इसी तरह सोते जागते रात बीत गई। अगली सुबह हवेली में और भी ज्यादा रौनक थी। आज रेयांश और यामिनी के रिश्ते की बात आधिकारिक तौर पर तय होनी थी। यामिनी उसके बचपन की दोस्त थी और बचपन से ही उसे पसंद करती थी। रेयांश को भी इस रिश्ते से कोई विशेष ऐतराज नहीं था, क्योंकि ये पारिवारिक परंपराओं का हिस्सा था। दोपहर के खाने पर यामिनी भी आई हुई थी। वे दोनों डाइनिंग हॉल में बैठे थे। यामिनी लगातार मुस्कुरा रही थी और आने वाली जिंदगी की योजनाएं बना रही थी। प्रियांश, मैं सोच रही हूँ कि हम शादी के बाद कुछ महीनों के लिए बाहर चले जाएंगे। यहाँ गांव में तो बंदा बोर ही हो जाता है। रियांश ने बेजारी के साथ सहमति में सिर हिला दिया। जैसा तुम कहो यामिनी। अचानक रियांश की नजर डाइनिंग हॉल से जुड़े रसोई के दरवाजे पर पड़ी। वहां वो लड़की बर्तन धो रही थी। उसकी चादर अब भी चेहरे पर थी, मगर उसके काम करने के अंदाज में एक अजीब सी थकान थी। वो बार बार कमर पर हाथ रखकर सीधी होती और फिर झुककर बर्तन मांजने लगती। रियांश के निवाले गले में अटकने लगे। ये वही लड़की थी, आयुषी। यामिनी ने रेयांश की नजरों का पीछा किया। क्या हुआ रेयांश, तुम कहाँ खो गए? और इस दो कौड़ी की नौकरानी को इतना गौर से क्यों देख रहे हो? रेयांश हड़बड़ा गया। नहीं तो, मैं तो बस देख रहा हूँ कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। यामिनी ने मुंह सिकोड़ा। ये माँ जी भी न जाने कहाँ कहाँ से उठाकर नौकर ले आती हैं। देखो तो सही, कितनी गंदी है। मुझे तो घिन आती है ऐसी औरतों से। रियांश का दिल चाहा कि यामिनी को चुप करवा दे, मगर वो खामोश रहा। वो उस लड़की को लेकर बहुत कंफ्यूज हो चुका था। उसके अंदर सहानुभूति और जिज्ञासा का एक तूफान उठ रहा था। वो वहां से उठ खड़ा हुआ। मेरा पेट भर गया, तुम खाना खाओ। ये कहकर वो वहां से निकल गया। यामिनी आश्चर्य से उसके जाते हुए वजूद को देखती रह गई। शाम को सगाई का समारोह था। रेयांश शेरवानी पहने हुए बहुत प्रभावशाली और सुंदर लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मेहमान उसे बधाई दे रहे थे, मगर उसका मन बिखरा हुआ था। यामिनी उसके करीब आई और बाजू में बाजू डालकर खड़ी हो गई। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने रेयांश के कान में सरगोशी की। तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो रेयांश। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। यामिनी उसके नजदीक होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेयांश अनजाने अंदाज में पीछे हट गया। उसे वो सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शोर और लोगों के ठहाके उसे जहर लग रहे थे। वो किसी बहाने से वहां से निकला और बगीचे के सुनसान हिस्से की तरफ आ गया।
वहां अंधेरा था और शांति भी। वो एक बेंच पर बैठ गया और गहरी सांस ली। ठंडी हवा के झोंके उसके दिमाग को कुछ शांति पहुंचा रहे थे। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा। एक लड़की बड़ी सी चादर लिए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रही थी। अंधेरे के बावजूद रेयांश पहचान गया, वही आयुषी है। वो शायद अपना काम खत्म करके रूम में जा रही थी। उसकी चाल में एक बोझ था। वो बहुत संभल संभल कर कदम उठा रही थी। रेयांश की नजरें उसका पीछा करती रहीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उस लड़की को जानता है। ये केवल एक कंगन की बात नहीं थी, बल्कि उसके अस्तित्व से उठने वाली उदासी की लहर रेयांश को अपने अंधेरे में ले रही थी। उसने अपना सिर झटक दिया। ये मेरा भ्रम है, मैं पागल हो रहा हूँ। भला मेरा इस जैसी साधारण लड़की से क्या संबंध हो सकता है? वो खुद को समझा रहा था, मगर उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। माँ की जबानी सुनी हुई कहानी उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रही थी। घर वालों से छुपकर शादी, गर्भवती होते ही पति का छोड़ जाना, पाप की गठरी। क्या वाकई वो इतनी बुरी औरत है? लेकिन उसकी आंखें तो कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। उन आंखों में शर्म भी थी और एक गहरा दुख भी। उसमें निर्लज्जता तो बिल्कुल नहीं थी। वो बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। उसका दिल चाहा कि अभी जाकर उस लड़की से पूछे कि वो कंगन उसके पास कहाँ से आया। वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। नहीं रेयांश, होश में आओ। आज तुम्हारी सगाई है। अगर किसी ने तुम्हें नौकरों के रूम की तरफ जाते देख लिया तो क्या होगा? वो वापस फंक्शन में आ गया, मगर उसका दिल वहीं अटका हुआ था। अगला पूरा दिन रेयांश ने एक अजीब सी बेचैनी में बिताया। वो हवेली के बरामदों में बिना किसी कारण के घूमता रहा। उसकी नजरें तलाश कर रही थीं कि कहीं वो लड़की नजर आ जाए। वो किचन की तरफ भी गया, मगर वहां कोई और नौकरानी काम कर रही थी। वो बगीचे में भी गया, मगर वहां भी वो नहीं थी। शायद वो अपने क्वार्टर में ही थी। रेयांश ने सोचा, क्या वो बीमार है या माँ ने उसे निकाल दिया है? तरह तरह के ख्याल उसके दिल में आ रहे थे। फिर वो सोचने लगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, काश ऐसा ना हो, वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। अगर वो कंगन वाकई वही है, तो फिर ये लड़की कौन है और उसका मुझसे क्या ताल्लुक? रात हो चुकी थी। हवेली में सभी सो चुके थे। चारों ओर सन्नाटे का राज था। लेकिन रियांश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अंततः उसे सब्र नहीं हुआ। वो दबे पांव अपने कमरे से निकला। चांदनी रात में हवेली का बगीचा रहस्यमय लग रहा था। वो तेज कदमों से चलता हुआ सर्वेंट रूम की तरफ बढ़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रहा है, लेकिन एक अनदेखी डोर उसे वहां खींच रही थी। उसने आयुषी के कमरे का दरवाजा धीरे से धकेला। कुंडी नहीं लगी थी। दरवाजा हल्की सी चरमराहट के साथ खुल गया। कमरे में एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था। आयुषी बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसने चादर उतार रखी थी। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंक कर मुड़ी। सामने रेयांश को खड़ा देखकर उसके हलक से एक दबी हुई चीख निकली। वो फौरन उठकर खड़ी हुई और अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन रेयांश पत्थर की मूर्ति बना खड़ा रह गया। उसकी नजरें आयुषी के चेहरे पर जमी हुई थीं। वो चेहरा जिसे उसने अब तक नहीं देखा था, अब उसके सामने था। रेयांश को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो। वो शॉक्ड था। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वही थी, वही लड़की जिसके ना होने की वो प्रार्थना कर रहा था। उसकी आशंका बिल्कुल सही साबित हुई। आयुषी ने घबरा कर नजरें झुका लीं। आप आप यहाँ? साहब, कृपया यहाँ से चले जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी जान चली जाएगी। रियांश के होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। अतीत की एक खिड़की उसके दिमाग में पूरी ताकत के साथ खुल गई। उसे वो रात याद आ गई जो उसकी जिंदगी की सबसे काली रात थी, और उस रात के अंधेरे में उसने जो चेहरा देखा था वो बिल्कुल यही था। तुम? रियांश ने बड़ी मुश्किल से कहा। तुम यहाँ कैसे? आयुषी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। रियांश दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें समय की धुंध को चीरती हुई अतीत के उस काले और भयानक मंजर पर जम गईं जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन चुका था।
रेयांश की आंखों के सामने दिल्ली के उस कोठे का मंजर घूम गया। वो रात जब उसके दोस्तों ने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था। विराट और तेजस उसे जबरदस्ती वहां ले गए थे। रेयांश ने बहुत मना किया, मगर वे उसे ये कहकर ले गए कि वहां केवल संगीत की महफिल होगी। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे जूस के बहाने कुछ और पिला दिया। रेयांश को याद था कि कैसे उसका सिर चकराने लगा था और पैरों से जान निकलने लगी थी। उसे धुंधला धुंधला याद था कि उसके दोस्त उसे सहारा देकर एक कमरे की तरफ ले जा रहे थे और हंस रहे थे। ये तुम्हारी ग्रेजुएशन पार्टी का तोहफा है रेयांश, ऐश करो। विराट के शब्द रेयांश के कानों में गूंज रहे थे। फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। रेयांश ने धुंधली आंखें खोलकर देखा तो सामने बेड के कोने में एक लड़की सिमटी हुई बैठी थी। वो डर से कांप रही थी और उसकी आंखों में दहशत दिख रही थी। रेयांश लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ बढ़ा तो वो लड़की पीछे हट गई। उसने हाथ जोड़कर मिन्नत की, भगवान के लिए मेरे करीब मत आओ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे जबरदस्ती लाया गया है। आज मेरा यहाँ पहला दिन है। आप पहले आदमी हैं जो इस कमरे में दाखिल हुए हैं। प्लीज मुझ पर रहम करें। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाता, मगर रेयांश के होश उसके काबू में नहीं थे। ड्रिंक का नशा उसकी रगों में दौड़ रहा था। उस लड़की ने फिर से सिसकते हुए कहा, अगर हो सके तो मुझसे शादी कर लो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। मुझे यहाँ से निकालकर बाहर ले जाकर बेशक सड़क पर छोड़ देना। मैं आपके पांव पड़ती हूँ साहब, मेरी इज्जत बचा लीजिए। रेयांश इस समय कुछ भी समझने में असमर्थ था। उसके दिमाग पर छाई हुई धुंध ने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। वो न चाहते हुए भी नशे के प्रभाव में वो कर बैठा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी अंतरात्मा सो गई थी और उसके अंदर हैवानियत जाग उठी थी। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो रेयांश की आंख खुली। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और हलक में कांटे चुभ रहे थे। उसने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा तो सामने जमीन पर उसी लड़की को बैठे देखा। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। रेयांश को एक झटका लगा। रात की घटनाएं किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूमने लगीं। शर्मिंदगी और पछतावे का एक तूफान उसके अंदर उमड़ आया। ये उसने क्या कर दिया? उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। वो तेजी से उठा। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने कांपते हाथों से जेब से पर्स निकाला और सारे पैसे निकालकर उस लड़की के सामने रख दिए। मुझे माफ कर दो, मैं होश में नहीं था। भगवान कसम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। रेयांश ने अपनी सोने की अंगूठी और वो कंगन जो उसने अपनी माँ के लिए खरीदा था वो भी वहीं रख दिया। ये सब रख लो, मैं कोठे की मालकिन को मुंह मांगी कीमत देकर तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा। तुम यहाँ से चली जाना, कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेना। रेयांश ने ऐसा ही किया था। उसने ज्यादा पैसा देकर उस लड़की को उस नर्क से आजादी तो दिलवा दी और समझा था कि उसने अपने पाप का प्रायश्चित कर दिया है। वो वहां से चला आया था ये सोचकर कि शायद अब वो लड़की अपनी जिंदगी जी लेगी, मगर उसे क्या पता था कि नियति ने उसके लिए क्या लिख रखा है। अतीत की खिड़कियां बंद हुई तो रेयांश वर्तमान में कड़वी सच्चाई में वापस लौट आया। उसके सामने वही लड़की बैठी थी जिसे वो आजाद करवा कर आया था, मगर अब वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पेट में उसके गुनाह की निशानी पल रही थी। रियांश ने कपकपाते लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मुझे बदनाम करने आई हो? क्या ये बताने आई हो कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ? आयुषी ने भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। नहीं साहब, मैं आपको बदनाम करने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि आपको एहसास दिला सकूं। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरे कदम रुक गए। मैं कहाँ जाती? कौन सा समाज मुझे स्वीकार करता? मैंने फैसला किया कि इस बच्चे को इसके पिता के घर की दहलीज पर जन्म दूंगी। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि इस बच्चे को जन्म देकर यहाँ से चली जाऊं। ये बच्चा आपकी अमानत है, आपकी निशानी है। इसे आपके हवाले करके मैं अपना रास्ता चुन लूंगी।
मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, न पत्नी का दर्जा चाहिए और न ही कोई अधिकार। बस मैं चाहती हूँ कि इस मासूम को अनाथ होने और नाजायज होने का कलंक ना मिले। प्रियांश के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। आयुषी का एक एक शब्द उसकी अंतरात्मा पर कोड़े बरसा रहा था। वो व्यक्ति जो स्वयं को सम्मानित समझता था, इस समय अपनी ही नजरों में गिर चुका था। वो कुछ न बोल सका। उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। वो खामोशी से मुड़ा और सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। अपने कमरे में आकर वो बिस्तर पर गिर गया। उसका चैन और शांति सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो कैसे सो सकता था जब उसके बच्चे की माँ उसके घर के सर्वेंट रूम में जमीन पर सो रही थी। वो पूरी रात कमरे में टहलता रहा, कभी खुद को कोसता और कभी किस्मत को। अगली सुबह का सूरज रेयांश के लिए उम्मीद की किरण नहीं बल्कि परीक्षा का संदेश लेकर उदय हुआ था। हवेली में जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चल रही थी, मगर रेयांश की जिंदगी जैसे थम गई थी। वो नाश्ते की टेबल पर बैठा था, मगर उसकी नजरें बार बार आंगन की तरफ उठ रही थीं। वहां आयुषी झाड़ू लगा रही थी और माँ कुर्सी पर बैठी हुक्म दे रही थी। हाथ चलाकर काम कर, नखरे मत दिखा। अभी ऊपर के कमरों की सफाई भी बाकी है। तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा है। आयुषी की कमर झुककर दोहरी हो रही थी। वो गर्भवती थी और इस हालत में उससे इतना भारी काम लेना अपराध था। वो तकलीफ के कारण बार बार रुकती तो माँ की डांट उसे फिर से काम पर लगा देती। ये ड्रामे किसी और को दिखाना, कामचोर कहीं की। जल्दी हाथ चला। प्रियांश के हाथ में पकड़ा चम्मच कांपने लगा। उसका लहू खौल रहा था। वो चीख कर कहना चाहता था कि बस करो, ये कोई साधारण नौकरानी नहीं बल्कि मेरे बच्चे की माँ है। इस पर दया करो। मगर शब्द उसके गले में फंस कर रह गए। अगर वो उसकी साइड लेता तो सभी उसे शक भरी नजरों से देखते। वो क्या जवाब देता कि उसे इस लड़की से इतनी सहानुभूति क्यों है? वो अपनी इज्जत और खानदान की प्रतिष्ठा के डर से खामोश रहा, मगर वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। दिन बीतते गए और रियांश की बेचैनी बढ़ती गई। वो अपनी ही हवेली में एक अपराधी की तरह घूमता रहा। शादी की तैयारियां अपने शिखर पर थीं। घर को रोशनी से सजाया जा रहा था और हर तरफ खुशी के गीत गाए जा रहे थे। ढोलक की थाप पर लड़कियां नाच रही थीं। एक तरफ रियांश के नाम की मेहंदी सज रही थी, तो दूसरी तरफ आयुषी के हाथों में काम की वजह से छाले पड़ रहे थे। ये कैसा न्याय था? रियांश ने कई बार कोशिश की कि आयुषी को कुछ पैसे दे दे या उसका काम कम करवा दे, मगर आयुषी ने उसकी हर मदद लेने से इनकार कर दिया था। वो जब भी उसे अकेले में मिलता, वो अपनी नजरें फेर लेती। उसकी ये खामोशी रेयांश के लिए सबसे बड़ी सजा थी। एक दिन दोपहर के वक्त रेयांश बरामदे में खड़ा था। आयुषी आंगन में कपड़े धो रही थी। धूप बहुत तेज थी और वो पसीने में भीगी हुई थी। उसे चक्कर आ रहे थे, मगर लगातार काम किए जा रहे थे। रेयांश से रहा न गया। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसने सोचा कि चाहे कुछ भी समझे कोई, वो उसे मना कर देगा कि इतना काम ना करें। अभी वो उसके करीब पहुंचा ही था कि आयुषी को चक्कर आया और वो गिरने लगी। प्रियांश ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर उसे थामना चाहा, मगर आयुषी ने खुद को संभाल लिया और पीछे हट गई। सब ठीक तो है? क्या हुआ? रियांश ने चिंता से पूछा। उसका लहजा नरम था। आयुषी ने कुछ कहने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि पीछे से एक तेज और चुभती हुई आवाज आई। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ? रेयांश ने मुड़कर देखा तो यामिनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और शक के भाव थे। वो तेज कदमों से उसके करीब आई। रेयांश, तुम इस दो कौड़ी की नौकरानी के पास क्या कर रहे हो? और इतने प्यार से इसका हालचाल क्यों पूछ रहे हो? रेयांश सटपटा गया। यामिनी, वो बस उसे चक्कर आ गया था। यामिनी ने रेयांश की बात काट दी। तो तुम डॉक्टर बनकर इलाज करने आ गए? हद होती है रेयांश। तुम हवेली के मालिक हो और ये रास्ते की भिखारन। अपना स्टेटस तो देखो। फिर यामिनी नफरत से आयुषी की तरफ मुड़ी। और तुम्हें शर्म नहीं आती? साहब के करीब होने के बहाने ढूंढती रहती हो। कामचोर, मक्कार औरत। मुझे सब समझ आता है। तुम जैसी औरतों का यही तरीका होता है, अमीर मर्दों को फंसाना और उनसे सहानुभूति वसूल करना। आयुषी का चेहरा उतर गया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। यामिनी के शब्द जहर में बुझे हुए तीरों की तरह उसे चुभ रहे थे। वो अपनी जगह से हिल भी न सकी।
यामिनी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। चली जाओ यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा कभी रेयांश के आसपास भी नजर आई। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे घिन आती है। पता नहीं किस गटर से उठकर यहाँ आ गई हो। यामिनी ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, जैसे वहां बहुत बदबू हो। बस करो यामिनी, रेयांश अचानक चिल्लाया। उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि यामिनी डर गई। तुम एक नौकरानी से इस तरह बात नहीं कर सकती। वो भी एक इंसान है, उसके भी अपनी इज्जत है। यामिनी हैरत से रेयांश को देखने लगी। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो रेयांश, वो भी इस मामूली सी औरत की वजह से? तुम उसकी साइड ले रहे हो? रेयांश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बस इंसानियत की बात कर रहा हूँ। उसे चक्कर आया था और तुम उसे अपशब्द कह रही हो? ये बात करने का तरीका नहीं है। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। आखिर वो नौकरानी कौन थी, उसके अतीत में क्या छुपा हुआ था, और रेयांश उसका पक्ष क्यों ले रहा था? जानने के लिए जरूर सुनिएगा इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। तब तक इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।